Hello everyone, this is Shakti Prakash Oja and I welcome you all on YouTube channel TCS पाठशाला। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी के लेक्चर्स को और पॉलिटी के लेक्चर्स में लगभग बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए थे। कुछ एक टॉपिक बच रखे थे जिन्हें हमें कंप्लीट करना था, उन्हीं में से एक टॉपिक है। हम लोगों ने लास्ट वाले टॉपिक में पढ़ा था लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में, ठीक है। डिटेल में पूरी की पूरी बातें पढ़ ली थी। अब आज का डिस्कशन जो हम लोग का है वह लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, फिर इसी के बाद हम लोग राज्यसभा के अध्यक्ष को पढ़ लेंगे और इस तरीके से संसद का ये जो लोकसभा और राज्यसभा का प्रोसीजर खत्म हो जाएगा। और फिर हम लोग संसद की प्रक्रिया में पढ़ेंगे कि विधायी प्रक्रिया कैसी होती है, कैसे कानून बनते हैं, विधेयक कैसे होते हैं ना, इन सब चीजों पे बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो अभी आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। तो आज का ये पूरा का पूरा लेक्चर किसके बारे में है, लोकसभा के स्पीकर के बारे में। हम सब एक चीज कॉमन बात आपको बताते हैं कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है जिसे हम स्पीकर बोलते हैं और उसका जो उपाध्यक्ष होता है जिसे हम डिप्टी स्पीकर बोलते हैं, जबकि जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उसे हम सभापति बोलते हैं और जो उसका उपाध्यक्ष होता है उसे हम उपसभापति बोलते हैं। पूरे लेक्चर में एक बात ध्यान रखिएगा कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो एक्चुअली उपराष्ट्रपति होता है, तो उसे पूरे जीवन राज्यसभा के पूरे जीवन मतलब उसका जब तक कार्यकाल होता है, ठीक है ना, तो उसमें उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं मिलता है। अब इस पे डिटेल में भी चर्चा होगी जब राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग लोकसभा के स्पीकर के बारे में पढ़ाई करने चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप सबको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, हम उसके रिप्लाई आपको वहीं पे दे देंगे या अलग से वीडियो में उसकी बात चर्चा कर देंगे। अगर आप इस चैनल पे पहले दिन हैं, आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप पुराने हैं जो रेगुलर देख रहे हैं तो आप एक काम करिए कि इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दिया करिए, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा करेंगे, जिनका वर्णन जो है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में 93 से लेकर के 97 मतलब अनुच्छेद 93 से लेकर के अनुच्छेद 97 तक इसका वर्णन किया गया है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, उसका निर्वाचन जो होता है, या हम लोग उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों का जो निर्वाचन होता है वो उस सदन के सदस्यों द्वारा ही होता है। क्या कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाना है तो उन्हीं सदस्यों में से किसी एक सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष सदस्यों द्वारा चुन लिया जाएगा। उपाध्यक्ष भी चुनना है तो वो भी उन्हीं सदस्यों में से ही होगा। इसका मतलब एक बात कह सकते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है वह एक नॉर्मल लोकसभा का कहीं से प्रत्याशी, जीता हुआ प्रत्याशी होगा, उन्हीं में से एक व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष बना देंगे। और इसीलिए वह जब शपथ लेता है तो वह जब जीते हुए प्रत्याशी के रूप में शपथ ले लेता है तो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कोई शपथ उसको दिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे लोकसभा का चुनाव किसी ने जीता तो उसकी सदस्यता तो उसे लेनी ही पड़ेगी, उसका शपथ लेना ही पड़ेगा। और उसी मेंबर को मान लीजिए लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाए तो उसे लोकसभा का अध्यक्ष का शपथ लेने का कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ कोई नहीं दिलाता है, ठीक है। एक बात यहां पे ध्यान रखिए। तो निर्वाचन कौन करता है, सदस्यों द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा ना, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पहली बैठक में ही होता है, ध्यान रखिएगा, जो पहली बैठक होती है उसमें निर्वाचन कर लिया जाता है। पहली बैठक जब होगी, ठीक है, उसी में सदस्यों द्वारा निर्वाचन कर लिया जाएगा। अनुच्छेद आगे मैंने लिख दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप ध्यान रखिएगा, 93 से 97 तक की ही तो बात करता है। त्याग पत्र, अगर मान लीजिए उसे नहीं ठीक लगता है कि हम अध्यक्ष नहीं बनेंगे, हम शपथ, हम इस कार्यभार को नहीं संभालेंगे, तो किसी भी समय अध्यक्ष उपाध्यक्ष को शपथ वो त्याग पत्र देकर के पद छोड़ सकता है और या तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देकर के अपने पद से मुक्त हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए वह स्वयं त्याग पत्र नहीं देता है तो उसको हटाने की भी प्रक्रिया है। अगर मान लीजिए वो भ्रष्ट है या किसी प्रकार से वह अयोग्य है तो उसे हटाने का भी प्रक्रिया है। हटाने की प्रक्रिया को हम निलंबन की प्रक्रिया कहते हैं। और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 14 दिन पहले नोटिस देते हैं उसे, जैसे हम लोग राष्ट्रपति वाले केस में देते थे, ठीक है। लोकसभा के जो जितने भी सदस्य होंगे उसके बहुमत द्वारा उस व्यक्ति को हटाया जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए वह व्यक्ति नहीं है, किसी कारण से अनुपस्थित है या निलंबित हो गया है या त्यागपत्र दे दिया है तो पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, पद खाली हो जाएगा। तो पद जब खाली हो जाएगा तो लोकसभा के अध्यक्ष की जगह लोकसभा का उपाध्यक्ष सारे काम को करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 95 ऐसा कहता है कि अगर मान लीजिए पद रिक्त हो जाए तो लोकसभा के अध्यक्ष का जो भी कार्य होगा वो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, या तो कोई ऐसा व्यक्ति करेगा जिसको राष्ट्रपति ने कह रखा हो कि भाई तुम कर देना। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति या तो काम को करेगा, या तो अगर देखिए
अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष भी नहीं है तो या तो राष्ट्रपति द्वारा किसी अपॉइंटेड एक जो व्यक्ति होगा जिसको नियुक्त करेंगे वो उस कार्य को करेगा। ठीक है, तो अध्यक्ष का काम, उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, दोनों अनुपस्थित है तो कोई व्यक्ति जो नॉमिनेट किया गया होगा। अब मान लीजिए ये जो है, तो मान लीजिए जैसे 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। जैसा आप सारे लोग जानते हैं कि लोकसभा जो है वो एक अस्थायी सदन है जो प्रत्येक 5 वर्ष में विघटित कर दी जाती है और फिर नई सरकार का चयन होता है और नई लोकसभा बनती है। तो जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाने पर उसका विघटन हो जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो स्पीकर होगा वो तुरंत पद को नहीं छोड़ता। मैंने आपको ये चीज एक बार और समझाई थी, लेकिन फिर अभी समझिए कि जो स्पीकर होगा वो विघटन होने पर तुरंत पद को नहीं छोड़ता, बल्कि जब नई सरकार का गठन हो जाता है तो उसकी जब पहली बैठक होने वाली होती है तो पहली बैठक के तुरंत पहले अपना त्यागपत्र देता है। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूं इस चीज को। मान लीजिए पुरानी लोकसभा भंग हो जाती है तो वो जो स्पीकर होगा वह अपने पद पर बना रहेगा, फिर नई सरकार का चयन होगा, जो भी बहुमत पाएगी वह अपनी सरकार बनाएगी। तो जब कोई सरकार बहुमत प्राप्त कर लेगी तो उसी में से किसी एक व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेगा। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? नए चुने गए सदस्यों को शपथ दिलाना। तो प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा? शपथ दिलाएगा और तुरंत अपना रेजिग्नेशन दे देगा, मतलब त्याग पत्र दे देगा। अब जो नई सरकार चुनी गई है, ठीक है, वो अब जितने लोग शपथ ले चुके हैं अपने ही बीच का कोई अध्यक्ष बनाएंगे। तो जिस दिन पहली बैठक होगी वो लोग अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो जैसे ये निश्चित हो जाएगी कल पहली बैठक होनी है तो उसी के पहले पुराना वाला स्पीकर इस्तीफा लगा देता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि लोकसभा के बहुत सारे अन्य कार्य भी होते हैं, बहुत सारी समितियां होती हैं जिनके कार्य को देखना होता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष, सारे लोग पद छोड़ देते हैं लेकिन लोकसभा का स्पीकर तभी पद छोड़ता है जब नई सरकार की पहली बैठक तय हो जाती है कि ये सरकार बनेगी। ठीक है, वेतन कौन देता है? संचित निधि पर भारित होगा। मैंने कहा था पर भारित का मतलब है बार बार अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है, और संचित निधि से ऑटोमेटिक कट जाएगा। शपथ नहीं होती है, मैंने आपको बता ही दिया है। लोकसभा का अध्यक्ष की शपथ कौन दिलाता है? तो कोई नहीं दिलाता है, क्योंकि वो तो एक लोकसभा के मेंबर के रूप में शपथ लेता है और वही व्यक्ति अध्यक्ष बन जाता है। तो अध्यक्ष की कोई अलग से शपथ नहीं होती। ठीक है, कुछ फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। हमारे पहली महिला जो अध्यक्ष रही है वो कौन रही है? मीरा कुमार रही है। दूसरी जो महिला अध्यक्ष रही है वो सुमित्रा महाजन जी रही है। ठीक है, और जो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर साहब थे। ठीक है, हमारा जो पहली बार बैठक हुई थी, ठीक है, जो कि 1952 में हुई थी सबसे पहली बार, तो उस समय जो पहले व्यक्ति बने थे वो कौन बने थे? जीवी मावलंकर। ठीक है ना। और नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे व्यक्ति थे जो लोकसभा के अध्यक्ष थे और बाद में क्या बन गए? बाद में राष्ट्रपति। आपसे प्रश्न पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो लोकसभा के अध्यक्ष थे और बाद में राष्ट्रपति चुने गए? अब अगर लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में आपने देख लिया है तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कुछ और बातें जानिए। अगर अध्यक्ष अनुपस्थित रहेगा तो कौन? उपाध्यक्ष को कार्य करेगा। अब उपाध्यक्ष उसके काम को करेगा, बताया ही था अभी। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीन नहीं होता है। उपाध्यक्ष जो होता है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। उपाध्यक्ष भले ही मतलब अध्यक्ष के बाद आता है लेकिन उपाध्यक्ष उसके अधीन नहीं होता। अगर आज स्टेटमेंट में पूछ ले कि लोकसभा का अध्यक्ष के अंतर्गत के अधीन उपाध्यक्ष होता है, नहीं, अधीन नहीं होता बल्कि समकक्ष होता है। मान लीजिए जैसे लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो पार्लियामेंट को जिम्मेदार होता है, वैसे ही ये भी जो है वो पार्लियामेंट के जिम्मेदार होता है। उसके अंडर में नहीं होता लेकिन उसकी अनुपस्थिति में उसके कार्य को करता है। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा उपाध्यक्ष के बारे में कि उपाध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होता है कि अगर वो किसी कमेटी का मेंबर बना दिया जाए तो ऑटोमेटिक वह उस कमेटी का अध्यक्ष माना जाएगा। तो अगर मान लीजिए कोई ये उपाध्यक्ष है और इसे किसी एक कमेटी का मेंबर बना दिया जाए तो फिर उस कमेटी का अध्यक्ष भी कौन होगा? यही उपाध्यक्ष ही बन जाएगा। ठीक है, अब अध्यक्ष के कुछ कार्य होते हैं, मतलब जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसके कुछ कार्य हैं, जैसे कि बैठक का संचालन करना। इसका मतलब है कि जो भी बैठकें होंगी उनका संचालन कौन करेगा? वह लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, सदस्यता का निलंबन करना। इसका मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है जो ठीक तरीके से काम को नहीं कर रहा है, अयोग्य है या रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं मान रहा है लोकसभा के, तो उसकी सदस्यता को भी निलंबित करने का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि दल बदल कानून जिसे अनुसूची नंबर 10 में रखा गया है, उस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करने का अधिकार किसके पास है? वह है लोकसभा अध्यक्ष के पास।
सदन की कार्यवाही को स्थगित भी कर सकता है। मतलब सदन चल रहा है, बहुत डिस्टर्बेंस होने के कारण यह हो सकता है कि आज जैसे पूरा का पूरा सत्र ही खत्म होना हो तो स्थगित करने का अधिकार किसको है? वह लोकसभा के अध्यक्ष को है। संयुक्त बैठक जब आती है, बुलाई जाती है अनुच्छेद 108 के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। दल बदल कानून पर कौन आयोग घोषित करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। बैठकों का संचालन कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। सदस्यता निलंबित कौन कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका अंतिम निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष के पास ही रहता है। ठीक है, ये बहुत बार पूछे जाने क्वेश्चन है कि लोकसभा धन विधेयक पेश कहां होता है? तो केवल लोकसभा में। धन विधेयक किसकी अनुमति से पेश होता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति से पेश होता है। लेकिन कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के पास निर्णायक मत देने का भी अधिकार है। निर्णायक मत को ही हम लोग बोलते हैं द्वितीय वरीयता का मत। द्वितीय वरीयता का मत क्या होता है ये भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई एक विधेयक है, अगर मान लीजिए एक विधेयक है तो लोकसभा के जितने भी लोग होंगे वो उस पर वोट करेंगे। और अगर मान लीजिए एक तरफ ज्यादा, पक्ष में ज्यादा वोट पड़ा या विपक्ष में ज्यादा वोट पड़ा, तो फिर वो या तो पारित हो जाएगा या तो निरस्त हो जाएगा। लेकिन अगर बराबर वोट हो जाए, इधर भी बराबर इधर भी बराबर, तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? वह लोकसभा अध्यक्ष को है। इसका मतलब लोकसभा अध्यक्ष समस्त बिलों पर तुरंत वोट नहीं करता, तब तक वोट नहीं करता जब तक उस पर बराबरी ना हो जाए, और जब बराबर वोट हो जाते हैं तो उस पर अंतिम और निर्णायक मत कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, जिस समय लोकसभा अध्यक्ष पर निलंबन की प्रक्रिया चल रही होती है, मतलब उसको हटाने की प्रक्रिया चल रही होती है, उस समय लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत नहीं दे सकता है। वह एक नॉर्मल कैंडिडेट की तरह प्रथम वरीयता का वर्त तो दे सकता है। प्रथम वरीयता का मत क्या हो गया? जैसे कोई बिल पेश हुआ तो सारे लोगों ने मत दिया, सदस्यों ने, इसे प्रथम वरीयता बोलते हैं। निर्णायक कौन दे सकता है? केवल अध्यक्ष। और जिस समय अध्यक्ष पर क्या चल रहा हो, निलंबन की प्रक्रिया चल रही हो, तो उस समय अध्यक्ष निर्णायक मत नहीं दे सकता, वह सदन में रह सकता है। चाहे तो प्रथम वरीयता का वोट भी कर सकता है, लेकिन द्वितीय वरीयता का वोट अथवा निर्णायक मत वह नहीं कर सकता है। कोई भी प्रश्न उसी की अनुमति से ही लोकसभा में पूछे जा सकते हैं। तो किसी प्रश्न को स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करने का अधिकार भी किसके पास होता है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। और लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वह कई समितियों का पादेन अध्यक्ष भी होता है, मतलब वही मेंबर, वही उसका अध्यक्ष भी होता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है और जो राज्यसभा का सभापति है, इन दोनों को एक समान वेतन मिलता है। कई बार यह भी प्रश्न पूछा है कि किसको ज्यादा किसको कम, तो दोनों को बराबर मिलता है। एक और बात ध्यान रखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष वरीयता क्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन किसके बराबर मिलता है? कहा जा सकता है लोकसभा अध्यक्ष के बराबर। और लोकसभा अध्यक्ष को किसके बराबर मिलता है? वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। ठीक है, हाँ, ये बात मैंने आपको भी बताई थी कि राष्ट्रपति वेतन किसके नाम पर प्राप्त करता है? सभापति के नाम पर प्राप्त करता है। उपराष्ट्रपति, वह उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं प्राप्त करता, बल्कि उपराष्ट्रपति किसका वेतन प्राप्त करता है? सभापति का वेतन प्राप्त करता है। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होगा। विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, हालांकि प्रधानमंत्री सिफारिश कर सकता है या कार्यकाल पूरा होने पर विघटन हो सकता है। आपातकाल यदि लग जाए, यदि मान लीजिए आपातकाल लग जाए, तो लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये मैंने लोकसभा पढ़ाते समय बताया था। अगर आपने लोकसभा और राज्यसभा नहीं देखा है अलग से लेक्चर, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। हम लोगों ने वहां पे 90% पॉलिटी खत्म की है। एक लेक्चर है, आप एक लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, ताकि चीजें कंटिन्यूटी में आपको समझ में आती है। निर्णायक मत कौन देगा? लोकसभा का अध्यक्ष देगा। कब देगा? जब पक्ष और विपक्ष बराबर हो जाए। ठीक है, अनुच्छेद 100 अनुच्छेद 100 का क्लॉज 1 ऐसा कहता है। अनुच्छेद इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू बी लर्न, बट ठीक है, फिर भी आप याद रखेंगे तो कभी पूछ ही ले तो बता देंगे। लोकसभा अध्यक्ष का वरीयता क्रम कितना होता है? तो 6वां होता है। और किसके बराबर होता है? CJI, मतलब CJI का भी क्या होता है? वरीयता क्रम 6वां होता है। पहली लोकसभा कब बनी थी? 13 मई 1952 को बनी थी, जब जीवी मावलंकर जी प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, तो ये रही बात जो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में आपको कंपटीशन के उससे जाननी चाहिए, जरूरी है। ठीक है, तो
इसके बाद हम लोग राज्यसभा को लेकर के मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आपको 15 मिनट की क्लास में पूरी की पूरी लोकसभा की बातें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट, कोई भी दिक्कत तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, ठीक है। हम उसको बता देंगे वहीं पे। अगर लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है, हम लोग का प्रयास अच्छा लग रहा है, तो आप इसे शेयर करिए, मैक्सिमम लाइक करिए, लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच, विल मीट अगेन।